हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 55 है। यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स से जो दे रहे हैं या यूपी एचईएससी जो दे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से नेट दे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से या किसी भी एग्ज़ाम में अगर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ही जानकारी देना चाहेंगे कि जो कैपिटल स्टडी सर्कल है अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे लखनऊ के अंदर ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे हमारा जो फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर कॉल या मैसेज करके जुड़ सकते हैं। या आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या रिसर्च से रिलेटेड कोई असिस्टेंस चाहिए तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे पास एक एक्सपर्ट की टीम है तो तमाम सारे यूनिवर्सिटीज़ से जेएनयू, डीयू, जामिया, बीएचयू, आईआईटी सब चीज़ों से मिलकर एक टीम बनाई गई है जो आपको रिसर्च करने में या रिसर्च के लिए आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। 120 क्वेश्चन तक हम लोग डील कर चुके थे। 121वां क्वेश्चन देखिए। माफ़ कीजिएगा, हिंदी में नहीं है लेकिन फिर भी मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Which of the following criteria cannot be used for restricting freedom of press? कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है या कह सकते हैं कि जिसके वजह से जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको रोका नहीं जा सकता? कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, कि फॉरेन स्टेट से अगर हमको विदेश से किसी विदेशी देश से हमको दोस्ताना संबंध है तो उसकी वजह से, अनड्यू क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, कि पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की हैं उसका जो है आलोचना करना, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उसकी आलोचना करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता रोकी जा सकती है। या डिसेंसी या मोरालिटी के लिए, कि नैतिकता के लिए, या मोरालिटी की मतलब सभ्यता नैतिकता के लिए। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से राज्य जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता को नहीं रोक सकता? कैन नॉट, यहाँ देखिए, ध्यान देंगे, कैन नॉट बी यूज्ड, नहीं रोक सकता। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में रोक सकता है, अगर देश की सुरक्षा का मामला है तो रोक सकता है। कई बार जो फ्रेंडली रिलेशन होता है दूसरे देश से उससे भी रोक सकता है। और डिसेंसी और मोरालिटी भी प्रेस को नहीं रोक सकती कि इसमें ऐसा नहीं छाप सकते। ऑल्दो प्रेस के ऊपर अपनी ही एक जो वो होती है, ये है कि अनड्यू क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इसकी बेसिस पे आप नहीं रोक सकते। सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो सरकार है उसकी आलोचना करने के लिए किसी भी प्रेस को रोका नहीं जा सकता। उसका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कम से कम भारत के अंदर वो रोका नहीं जा सकता, अलग दूसरे कंट्रियों में रोका जा सकता है। 21 के बाद 22 में आते हैं। लिबरलिज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू, उदारवाद जो है इसको ट्रेस किया जा सकता है पीछे कहाँ से शुरू हुआ होगा, इसका आइडिया कहाँ से आया होगा। बेसिक आइडिया, मतलब उदारवाद तो बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, आधुनिक चीज़ है, लेकिन इसको कहाँ से ढूंढा जा सकता है कि कब से पहली बार शुरू हुआ कि उदारवाद का बीज पड़ा? अर्ली ग्रीक थिंकर्स के समय, जो यूनानी चिंतक थे उनके समय, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के समय, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में जो हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। तो ये जो है इससे पूछ रहे कौन सी चीज़ है जिससे हम ढूंढ सकें कि सबसे पहले बीज पड़ा। तो ये सारी चीज़ों से तो धीरे धीरे डेवलप हुआ है, लेकिन सबसे पहले पूछ लिया है वो है अर्ली ग्रीक थिंकर्स। जो सबसे पहले अगर हम देखें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये लोग जो हैं वो पहले लिबर्टी, जस्टिस, इस तरह की जो चीज़ें आज की हैं मॉडर्न मानी जाती हैं
वो उस समय डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उस समय बीज पड़ जाता है। और तो बहुत सी चीज़ें नहीं थी बिल्कुल आज के मॉडर्न लिबरलिज्म या उदारवाद की तरह नहीं थी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी, अरिस्टो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए व्यक्ति के पास, तो ये सारी चीज़ें तो उदारवाद ही कहता है, तो ये बीज तो यहीं से पड़ गया है। तो इसका सही आंसर 122 का ए। आगे बढ़ते हैं 123 में। लिबरलिज्म बिकेम अ डेफिनेट थ्योरी और फिलॉसफी ओनली इन। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि अगर हम देखें कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कि यहाँ पे बोल रहा है कि डेफिनेट थ्योरी के रूप में कब आया, थ्योरी और फिलॉसफी के रूप में। तो यहाँ पे डेफिनेट थ्योरी होगा 17th सेंचुरी, 18th, 19th, प्रेजेंट सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी में लॉक और इससे पहले हॉब्स और बाद में रूसो। तो लॉक जो है प्रॉपर लिबरलिज्म या उदारवाद का सिद्धांत दे देते हैं, तो 17th सेंचुरी भी इसका सही है। लेकिन जो डेफिनेट थ्योरी है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके एक सरकार या राज्य जो चलाने की बात आती है वो आती है 19th सेंचुरी में, कि 19th सेंचुरी में शुरू होता है कि उन लॉक के आइडिया में राज्य को चलाना या लोगों द्वारा एडॉप्ट किए जाना कि अब हम राज्य भी इसी तरह से चलाएंगे जो लॉक बोल के गए, सैद्धांतिक रूप से या दार्शनिक रूप से। तो इसका सही आंसर 17th सेंचुरी अगर हम देखें तो डेफिनेट थ्योरी के नाम पे है। लेकिन अगर कहीं पे ये पूछा जाता है कि राज्य कब एडॉप्ट करते हैं या पहली बार प्रैक्टिकली कब संभव हुआ, जो उदारवाद है वो कैसे आया, तो 19th सेंचुरी में इसका कह सकते हैं विस्तार होता है और कॉन्क्रीट टर्म में ये राज्यों में लागू भी होता है। आगे बढ़ते हैं 124 में। लिबरलिज्म इज़ अ फिलॉसफी फ्लरिश्ड मैक्सिमम इन। तो अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो उदारवाद है उसका ज़्यादा जो फ्लरिश्ड हुई, जो बढ़ी फली फूली, वो कहाँ पे ये आइडिया कहाँ पे फला फूला? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, यूएसए में। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, इसका बेसिक आइडिया माना जाता है कि सबसे पहले जो शुरू हुआ और फला फूला वो है इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो हॉब्स भी वहीं के हैं, इसके बाद लॉक भी वहीं के हैं, इसके बाद अगर हम बात में देखें तो बेंथम, जेम्स मिल, जे.एस. मिल, ये सारे जो भी उदारवाद के जो चिंतक हैं और उसको लागू करने वाला भी वो वहीं पे है कि ब्रिटेन में वो पहले लागू होती है, सबसे पहले वहीं डेमोक्रेसी आती है। राजशाही को साइड कर दिया जाता है कि राजशाही जो भी संसद कहेगी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलेगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। बाद में इसका चैंपियन जो है अमेरिका बनता है, जब वहाँ पे क्रांति हो जाती है। उसके बाद जब फ्रांस में क्रांति होती है तो ये लोग तो बहुत बाद में बनते हैं। जर्मनी तो और भी बाद में, हिटलर के डेथ के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज वो डेमोक्रेसी अपनाता है या सही ढंग से जो उदारवाद है उसको अपनाया है। तो उदारवाद का चैंपियन कौन हो जाएगा? इंग्लैंड। तो उसका सही आंसर क्या है? इंग्लैंड। क्योंकि चाहे वो देखिए ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो, वो भी इंग्लैंड में होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता में परिवर्तन कर दिया जाता है और धीरे धीरे राजा से सारी शक्ति लेके क्या किसको दे दी जाती है? पार्लियामेंट को, संसद को। और आज के समय ये बहुत इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद किंग चार्ल्स जो हैं वो ले रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास कोई शक्ति है? नहीं, ना डिप्लोमेटिक शक्ति है ना कोई शक्ति है, लेकिन फिर भी वो एक सिंबल हैं कि ब्रिटेन के सिंबल है, जहाँ भी संसद उनको बोलेगी, जो काम बोलेगी वो उनको करना पड़ेगा। कि किसी गेस्ट से मिलना है, किसी को रिसीव करना है, ये सारे काम उनके हैं। 125 देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है लिबरलिज्म फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड बिकॉज। अब ये क्वेश्चन का वो पूछ लिया कि क्यों किया, कि फ्लरिश करने का रीज़न बताइए। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, इसके पास एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग था। इट वॉज एन इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्री, ये एक जो औद्योगिक रूप से एडवांस या कह सकते हैं आगे की कंट्री थी। इट हैड मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसके पास
जो राजशाही का सिस्टम था। इट हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके पास एक अलिखित संविधान है। तो इनमें से क्या हो सकता है कि जिसकी वजह से जो फ्लरिश किया उदारवाद, क्योंकि उदारवाद जो है उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि लोग जो हैं भाई, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जब आपका पेट भरा होगा तभी आप कहते हैं स्वतंत्रता या इस तरह की चीज़ें की आज़ादी या इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद या इस तरह की चीज़ें तभी सोचेंगे। अदरवाइज़ क्या सोचते हैं कि व्यक्ति को खाना मिले। जो गरीब देश होते हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं सोची जाती कि हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ वहाँ पे खाना मिले, लोगों को रोज़गार मिले या इस तरह की चीज़ें पहले आदमी सोचता है। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, वहाँ स्कूल नहीं होंगे या हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं होगा, तो आप उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया कि पूरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आज इंडिया में भी देख सकते हैं या कोई भी डेवलपिंग कंट्री, इंडिया सिर्फ नहीं, अगर हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तरह सोचें तो डेवलपिंग कंट्री कोई भी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, वहाँ पे या इंडिया में एक गरीब आदमी उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो क्रिटिसाइज़ तो कर सकता है गवर्नमेंट को, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा। वो क्रिटिसिज्म अल्टीमेटली क्या होगा, उससे गवर्नमेंट डर के उसको खाना देगी, उसको रोज़गार देगी या उसको एजुकेशन देगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक कि डायरेक्टली वोट का मैटर नहीं होता। तो यहाँ पे ये है कि ब्रिटेन के अंदर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक मिडिल क्लास बहुत बड़ा बन गया था। अब मिडिल क्लास के एस्पिरेशन क्या होते हैं कि मिडिल क्लास अपनी जीवन को जीने को बेहतर बनाना चाहता है। उसको खाने का है, उसको रहने का है, उसको इलाज का है, सब कुछ है। तो अब वो सोचता है कि इससे बेहतर क्या किया, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करें, अपने फ्रीडम को एक्सप्लोर करें। ये सब चीज़ें मिडिल क्लास के लोग सोचते हैं। जैसे हम अगर आप लोग देखें तो जो तमाम सारे मिडिल क्लास के लोग आजकल अगर आप न्यूज़ देखते हो तो उसमें आप देखेंगे ना कि नौकरी छोड़ के आपने कुछ और काम करने लगे, कोई अपना धंधा शुरू कर दे रहा है, कोई क्रिएटिव काम कर रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई हॉलीडे पे घूमने चला जा रहा है अपनी गाड़ी पे, बाइक पे, साइकिल पे। तो ये सारी जो चीज़ें कर सकते हैं वो मिडिल क्लास ही कर सकता है, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर सकता है, उसके पास इतनी थोड़ी बहुत सेविंग है, थोड़ा बहुत घर है, सब कुछ है। तो बाकी जो गरीब आदमी वो नहीं कह सकता कि हम मजदूरी छोड़ के हम घूमने जा रहे हैं, तो उसके दिमाग में आइडिया ही नहीं आएगा एक्सप्लोर करने का, घूमने का। उसके लिए खाना सबसे पहली ज़रूरत है। खाना मिल गया तो उसको लगता है कि छोटा सा कम से कम घर हो, उसके लिए वो ज़िंदगी भर मेहनत करेगा। उसके बाद उसको लगेगा, तब वो उस मिडिल क्लास में पहुंचेगा, तो फिर वो आगे चीज़ें सोचेगा। तो ये जो लिबरलिज्म के सबसे अधिक फलने फूलने का कारण माना जाता है कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास जो है मध्यम वर्ग बन जाता है। और जहाँ जहाँ धीरे धीरे मध्यम वर्ग बनता है वहाँ पे उदारवाद सबसे अच्छी जो मानी जाती है आइडियोलॉजी या विचारधारा। और जहाँ पे गरीब रहते हैं वहाँ पे साम्यवाद जैसी इस विचारधारा फ्लरिश करती है, चाहे चाइना हो या कहते हैं रूस हो। आगे बढ़ते हैं, 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे द क्लासिकल लिबरल्स बिलीव दैट, प्रतिष्ठित उदारवादी, प्रतिष्ठित क्या कह सकते हैं, क्लासिकल वो क्लासिकल ही या प्राचीन उदारवादियों का विश्वास था कि प्रबल देशों का दुर्बल देशों पर शासन करने का अधिकार है। जो देश प्रबल हैं या स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग नेशन हैड राइट टू डोमिनेट द वीक नेशन, ऐसा क्या मानते हैं क्लासिकल लिबरल जो उदारवादी थे। नो नेशन हैड द राइट टू एक्सप्लॉइट अदर, कोई भी देश के पास ये अधिकार नहीं है किसी भी देश के कि दूसरे को अनुचित लाभ लेने का अधिकार, दूसरे से मतलब शोषण करने का या अनुचित लाभ लेना, दोनों एक ही है। द रिच नेशन मस्ट हेल्प द पुअर नेशन टू एलिमिनेट इंटरनेशनल टेंशन, संपन्न राष्ट्रों को जागतिक तनाव कम करने में गरीब राष्ट्रों की मदद करनी चाहिए। गरीब राष्ट्र एकजुट होकर अपने संपन्न राष्ट्रों को सुरक्षा देना चाहिए अपने आप को। पुअर नेशन मस्ट ज्वाइन हैंड्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द रिच नेशन। तो इसमें क्या होगा, क्लासिकल जो उदारवाद अगर हम देखें, लॉक को देखें, रूसो को देखें या उसके बाद बेंथम या जे.एस. मिल को देखें, तो ये सारे लोग क्लासिकल उदारवाद के प्रोपाउंडर है, ये मानते हैं, इसमें बिलीव करते हैं, इसमें विश्वास करते हैं। जो तो क्या कहते हैं, इनका आइडिया है कि कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति दूसरे का शोषण ना करे। जो कोई भी देश, क्योंकि इसमें उदारवाद से ही क्या आया, कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट की आइडिया आया। उसमें क्या कह रहा है कि एक दूसरे का शोषण नहीं करना है। इसीलिए जब फ्री मार्केट आता है तो आप देखेंगे कि तमाम सारे देशों से इम्पीरियलिज्म धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है।
कि भारत में से ब्रिटिश का जो इम्पेरियलिज़म था, या दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पुर्तगीज़ इम्पेरियलिज़म था, या जहाँ पे स्पेनिश इम्पेरियलिज़म, फ्रेंच इम्पेरियलिज़म था, वो धीरे धीरे ख़त्म होता है जैसे जैसे उदारवाद बढ़ता है। वो कहते हैं कि एक देश को दूसरे देश का शोषण करने का अधिकार नहीं है। वनस्पति ये है कि वो फ्री मार्केट हो, कोई अगर ज़्यादा अच्छा इनोवेटिव आइडिया ला रहा है, अच्छा मेहनत कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, तो उसको कमाने का अधिकार है। आज के समय भी गरीब और अमीर देश वैसे ही हैं। ऐसा नहीं कि जो इम्पीरियलिस्ट कंट्री थे वो गरीब हो गए, लेकिन वो अपने माना जा रहा है उदारवादी तरीके से है। तो इसमें एक माना जाता है कि आप वो अपना सामान बेच रहे हैं, आपकी मर्ज़ी खरीदिए या ना खरीदिए। ऑल दो उसको बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ऐसा माहौल ही बना दिया गया है कि एक अलग तरह का साम्राज्यवाद इम्पीरियलिज़म है कि जहाँ पे आप चाहकर भी उनके सामान का बायकॉट नहीं कर सकते, और वो नई नई टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ लाते हैं और इतना पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं कि आपके साइकोलॉजिकली आप वो सोच नहीं सकते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो वो एक अलग क्रिटिसिज्म है जिसमें बाद में हम कई बार क्वेश्चन डील भी कर चुके हैं। तो कोर पेरिफेरी थ्योरी या इस तरह की जो थ्योरी हैं वो सब तो है, लेकिन उदारवाद ये कहता है कोई भी देश एक दूसरे का अनुचित लाभ न ले, कोई व्यक्ति भी अनुचित लाभ न ले, ये माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअलिज्म विच वॉज वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ लिबरलिज्म प्लीडेड फॉर। उदारवाद का एक सिद्धांत व्यक्तिवाद इसकी वकालत करता है। व्यक्तिवाद किस चीज़ की वकालत करता है? अत्यधिक शासन नियंत्रण, मैक्सिमम स्टेट कंट्रोल, अत्यधिक व्यक्तिगत आज़ादी, मैक्सिमम फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, अखबार सेंसर व्यवस्था, नैतिक जीवन का विकास, प्रेस सेंसरशिप या डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी। तो कौन क्या करेगा? व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद अत्यधिक व्यक्ति की आज़ादी की बात करेगा, क्योंकि व्यक्ति आज़ाद रहेगा, वो किसी भी चीज़ के लिए फ्री है। राज्य का काम क्या है? उसकी सिर्फ सुरक्षा देखना और व्यवस्था देखना। बाकी चीज़ें वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा, किसके साथ शादी करेगा, किसके साथ रहेगा, किसके साथ दोस्ती करेगा, या दूसरे कोई भी कौन सा ऑक्यूपेशन करेगा, ये सारे चीज़ देखना राज्य का काम नहीं है। उदारवाद। व्यक्ति स्वतंत्र है, हाँ, उसको कोई लूटेगा नहीं, ये काम राज्य का है, और उसके बदले में व्यक्ति क्या करेगा? टैक्स पे करेगा कि उसको सड़कें मिलेंगी जहाँ पे लाइट हो, जहाँ पे खतरा ना हो, जानवर ना आते हो, वो चीज़ मिलेगी। उसके बदले में क्या करेगा? वो टैक्स पे करेगा। लेकिन राज्य ये नहीं कह सकता कि सब लोग 10 बजे उठ के सुबह वक्त एक्सरसाइज कीजिए, निकलेंगे 10 बजे 11 बजे तक लौट आएंगे घर में, ये नहीं कह सकता। तो अत्यधिक व्यक्ति आज़ादी, मैक्सिमम फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, ये सही आंसर हो जाएगा उदारवाद के कॉन्टेक्स्ट में। आगे बढ़ते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर इंडिविजुअलिज्म वॉज ऑफर्ड बाय। व्यक्तिवाद का आर्थिक औचित्य इसने दिया। इसमें 4 नाम हैं, एडम स्मिथ हैं, हर्बर्ट स्पेंसर है, मार्क्स हैं, जे.एस. मिल हैं। तो व्यक्तिवाद का आर्थिक औचित्य किसने दिया? कि पहली बार जो अभी तक तो उदारवाद जो है पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकली इसको समझा जा रहा है। अब इसका जो इकोनॉमिक फैक्टर है उसमें कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली लिबरलिज्म क्या करना चाहिए। पॉलिटिकली तो बता दिया भाई किसी में हस्तक्षेप ना करे, कोई कैसा बाल रखना चाहता है, कोई क्या खाना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है, किससे शादी करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, किस जगह पर रहना चाहता है, इन सब राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्थिक रूप से कितना हस्तक्षेप होना चाहिए? क्योंकि उसी समय जब ये चीज़ें मिल रही थी व्यक्ति को, आर्थिक रूप से चीज़ों को अगर आप देखेंगे, इसका एक एग्जांपल हम दे दें, आर्थिक रूप से उस समय तक भी फ्री नहीं हुआ था। क्योंकि अगर आप देखें कि भारत में कौन सी कंपनी आती है राज करने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए आती, बाद में राज करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो अकेली एक कंपनी है, फ्री मार्केट नहीं है कि और भी कंपनियाँ ब्रिटेन से आई हों। दूसरी कंपनियाँ अलग अलग ईस्ट कंपनियाँ, फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट कंपनी आ गई, पुर्तगाल की पुर्तगीज ईस्ट कंपनी, और सभी देश से सिर्फ एक कंपनियाँ भेजी जा रही। तो इसका मतलब है फ्री मार्केट नहीं है, आर्थिक उदारवाद नहीं था उस समय तक। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मर्केंटिलिज्म, या हम कहते हैं वाणिज्यवाद। तो वाणिज्यवाद को नकार के नया जो सिस्टम लाने की बात करते हैं,
कि एक मार्केट भी फ्री हो, जो जहाँ पे जितने लोग काम करना चाहे, जो पैसा कमाना चाहे वो कमाने दीजिए, उसको फ्री छोड़ दीजिए, राज्य हस्तक्षेप ना करे, लाइसेंस ना इशू करे। तो इसको कौन कहता है? एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, मार्क्स, जे.एस. मिल। एडम स्मिथ। कौन सी बुक थी इसमें? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में अपनी बुक में ये कहते हैं कि फ्री मार्केट होना चाहिए, और इनकी बुक का काफ़ी प्रभाव पड़ा। अगर हम देखें तो यूरोप में या अमेरिका में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी बुक का समाज में और पॉलिटिक्स पे काफ़ी असर पड़ता है, और इकोनॉमिक्स में भी एक बड़ा असर पड़ता है, जिससे वो बदलती रहती है वहाँ की अर्थनीति। हमारे यहाँ या डेवलपिंग कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, या लैटिन अमेरिका, वहाँ पे जो सैद्धांतिक रूप से किताबें अलग रखी होती हैं और प्रैक्टिकल रूप से वो जो पॉलिटिशियन चाहते हैं वही होता है। इसके बाद 129 देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पहुँचते हैं। तो 129 में देखिए, हम अभी बात कर रहे थे, ये आ भी गया। द वेल्थ ऑफ नेशन, जो आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने का एक शास्त्रीय प्रबंध है, इसने लिखी है, अभी हमने बता ही दिया। तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ माने जाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इसका मतलब आर्थिक उदारवाद के जनक हैं। कौन? एडम स्मिथ। इन्होंने ही आइडिया दिया था लेसेस फेयर का। क्या? हस्तक्षेप की नीति, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए राज्य के द्वारा, ना आर्थिक मामलों में, ना सामाजिक, ना भौतिक चीज़ों में। आगे बढ़ते हैं, 130 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन फॉर इंडिविजुअलिज्म वॉज गिवन बाय। जो व्यक्तिवाद का सामाजिक और राजनीतिक औचित्य किसने दिया? व्यक्तिवाद का सामाजिक और राजनीतिक औचित्य किस, कौन उसको डिटेल में बता रहा है किस तरह से क्या होना चाहिए? क्योंकि लॉक तो उसकी थ्योराइज कर गया, लॉक ने बेसिक चीज़ बता दिया, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का अधिकार है, और ये क्या है? नेचुरल राइट है, मतलब जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है, और ये प्राकृतिक अधिकार है, सभी को मिला हुआ है, राज्य भी इसको नहीं छीन सकता। तो ये तो लॉक बोल गए, लेकिन कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको कौन बताता है? हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, जे.एस. मिल, मैकाइवर। तो कौन कहता है? अब ये कहते हैं कि आगे बताते कि अगर मान लीजिए इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो सिस्टम कैसा होना चाहिए, कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, तभी तो सही से इम्प्लीमेंट होगी। डेमोक्रेसी में भी किसको वोटिंग राइट होना चाहिए, ये सारी चीज़ जो है आगे बढ़ के बताते हैं कि औचित्य किसने दिया। ऐसा कौन बोलता है कि पहली बार वुमेन को भी राइट मिलता है, अदरवाइज़ आधी पॉपुलेशन को वोटिंग राइट नहीं है, तो कैसे वो सक्सेसफुल होगी डेमोक्रेसी, या उदारवाद वो कैसे सक्सेसफुल होगा? वो जिसमें महिलाओं को वो अधिकार ही नहीं है, तो आधी पॉपुलेशन को अधिकार ना होने के बाद भी उदारवाद ये सफल होगा क्या? वह प्रॉपर्टी का अधिकार ही नहीं थे महिलाओं को। जी बोले कि सभी लोगों को ये है अधिकार, लेकिन उसी समय में लोग सिर्फ मैन माने जा रहे हैं, आदमी, कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का अधिकार सिर्फ पुरुषों को होगा, महिलाओं को नहीं। वही लिबर्टी महिलाओं को नहीं मिल रही है कि वो भी अपने से कुछ लिख सके, बोल सके। तो ये जो है पहली बार जे.एस. मिल लाते हैं, और इसकी एक कहानी जो हमने आपको बताई भी है कि उनका एक अफेयर था एक महिला के साथ जो शादीशुदा थी, और वो, लेकिन वो बहुत इंटेलेक्चुअल थी, बहुत बुद्धिमान थी, और माना ही जाता है कि उनके ही आइडियाज़ जो है, क्योंकि ये तो डिप्रेशन में चले गए थे बहुत कम उम्र में ही, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद डिप्रेशन में चले गए। तो डिप्रेशन में चले गए तो फिर वही उस महिला से संगति हुई, और उन्होंने काफ़ी उनको केयर की, इनको पढ़ाया, इनको समझाया। तो उस समय तक महिलाएं किताब नहीं लिख सकती थी, तो अब वो किताब लिखती तो फिर बवाल होता, चर्च और दूसरे समाज बवाल मचाता। तो उनके आइडिया या इनके भी अपने आइडिया, ये भी इंटेलेक्चुअल थे, मिला कि इन्होंने जो लिखी किताबें उसमें ये सारी चीज़ें कि महिलाओं को वोटिंग राइट पहली बार देते हैं। तो ये सबसे बड़े मॉडर्न समय में माने जाएंगे कि व्यक्तिवाद का राजनीतिक चिंतन ये देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, 131 में देख लेते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
उदारवाद को 19वीं सदी में रचनात्मक उदारवाद में बदलने का श्रेय है। अब ये देखिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया कि रचनात्मक उदारवाद में कौन बदलता है। द क्रेडिट फॉर कन्वर्टिंग लिबरलिज्म इनटू पॉजिटिव लिबरलिज्म इन 19th सेंचुरी। रचनात्मक की जगह यहाँ पे सकारात्मक होना चाहिए। तो सकारात्मक उदारवाद में कौन बदलता है? बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, टी.एच. ग्रीन, एडम स्मिथ। तो इसमें कौन सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो जो पॉजिटिव लिबरलिज्म में कहते हैं। अभी तक क्या चल रहा है? नेगेटिव लिबरलिज्म। नेगेटिव लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि राज्य ये नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो हस्तक्षेप करे। मान लीजिए कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, अगर समाज में पहले से स्कूल नहीं है तो वो स्कूल बनाने का काम किसका होगा? इनका होगा, राज्य का। अगर स्कूल बन गया है, बने हुए हैं, तो क्या उसमें टीचर अपॉइंट करने का काम क्या है? समाज तो बहुत मुश्किल से कर पाएगा ना टीचर। या हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटल तो बना हुआ है लेकिन वो कंडीशन लाना कि लोग वहाँ पे डॉक्टर भी हों, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पे मशीनें हों, वहाँ पे पैथोलॉजी हो, ये सारी चीज़ें कौन करेगा? हस्तक्षेप तो कह सकता है भाई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हस्तक्षेप के अलावा कुछ चीज़ें प्रोवाइड करना जो होता है पॉजिटिव लिबरलिज्म या पॉजिटिव सकारात्मक उदारवाद होता है। उस सकारात्मक उदारवाद का जो देन है, वो जो देता है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर देख लेते हैं। द आइडियलिस्ट रिवीजन ऑफ लिबरलिज्म वॉज अफेक्टेड बाई। अब यहाँ से आ गया है उदारवाद के आदर्शवादी संस्करण पर इसका असर था। कौन किसका था? अब बर्नार्ड बोसांके, हेगल, लास्की, एडम स्मिथ। तो आइडियलिस्ट रिवीजन ऑफ कि आदर्शवादी बना दिया, उदारवाद को आदर्शवादी बनाने का जो संस्करण है, कौन बनाना चाहता था या किसने उस तरह के उदारवाद की परिकल्पना की जिसमें उदारवाद जो है आदर्शवाद के करीब आ गया? तो सही आंसर क्या है? बर्नार्ड बोसांके। हेगल, लास्की, एडम स्मिथ नहीं है, बर्नार्ड बोसांके। आदर्शवाद ये प्योर आदर्शवाद है, आदर्शवादी। ये जो है फैबियन या समाजवादी हैं। एडम स्मिथ तो प्योर उदारवादी। तो प्योर आदर्शवादी, प्योर उदारवादी और दोनों को मिला के बोसांके जो हैं वो आदर्श उदारवादी बनाते हैं। तो ए सही आंसर हो जाएगा इसका, ए बर्नार्ड बोसांके। आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन 32 हो गया, 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से इस प्रकार अलग है। द मॉडर्न लिबरलिज्म डिफर्स फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म इन सो फॉर एज। कि आधुनिक जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो किस तरह से जो प्राचीन या क्लासिकल या शास्त्रीय उदारवाद है उससे किस तरह से भिन्न है। तो यही इसका जो दिया है, वह व्यक्तिगत आज़ादी का हिमायत नहीं है। क्या मॉडर्न जो उदारवाद है वो व्यक्तिगत आज़ादी का हिमायती नहीं है? वह लोकतंत्र प्रणाली के विरुद्ध है। ऐसा है क्या? ये भी नहीं है, क्योंकि वो लोकतंत्र तो आज चल ही रहा है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। वह मुक्त उद्योग ही हिमायत करता है। वो मुक्त उद्योग की तो हिमायत करता है, लेकिन कहता है कि जो बड़ा उद्योग है, बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, वो राज्य ले, या जहाँ पे इनिशिएट करने की बात है वो राज्य करे, ऐसा भी कहता है। तो सही क्या है? वह विश्व को सर्व प्रकार की तानाशाही और शोषण से मुक्त देखना चाहता है। ये सही है, क्योंकि उदारवाद क्या कहता है? कोई भी देश ना व्यक्ति एक दूसरे का शोषण करे। अब मार्केट फ्री है, आप बेच सकते हैं, दूसरा खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। इवन लेबर का है कि अगर हम किसी, मान लीजिए आपके मिनिमम मजदूरी जो है 500 रुपये है, तो 500 रुपये अगर आप दे सकते हैं तो आप मजदूर ले जाइए, नहीं तो फिर नहीं की। तो वो मिनिमम मजदूरी आप दे के तो अपना लेबर बेच दे रहे हैं, तो बेचने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन शोषण के लिए स्वतंत्र नहीं है। कि कोई बोले 200 आपके पास काम नहीं है तो 200 में कर दो, तो वो वहाँ पे शोषण हो जाएगा। और उसके खिलाफ मॉडर्न उदारवाद भी है और समाजवाद तो है ही। 133 जो है उसके आगे 134 में चलते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है?
आधुनिक व्यक्तिवाद जो तीव्र सामूहिकवाद की प्रक्रिया में उभरा, यह 19वीं सदी वाले व्यक्तिवाद से इस तरह अलग है। जो आधुनिक, वो अभी हम बात कर रहे थे मॉडर्न जो आइडिया है व्यक्तिवाद का, वो जो है वो तेज़ी से जो उभरा अभी जो है उस पुराने जो 19वीं सदी का व्यक्तिवाद था उससे कैसे अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह व्यक्ति के बजाय समूह पर ध्यान डालता है, वह शासन की समाप्ति की वकालत करता है, वह देश के लिए अत्यधिक कार्य की हिमायत करता है, वह व्यक्ति को संपूर्ण आज़ादी के पक्ष में है। तो द मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म विच अरोजेस एज रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सट्रीम कलेक्टिविज्म डिफर फ्रॉम द 19th सेंचुरी इंडिविजुअलिज्म। अब कैसे अलग है? इट फोकसेस अटेंशन ऑन ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल। It pleads abolishing the state, it pleads the maximum function for state, it pleads for absolute freedom from individual। तो क्या कहता है आधुनिक जो उदारवाद है वो जो व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं फोकस किया गया, उससे अलग कहता है ग्रुप पे फोकस कीजिए। और इसका सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? ए, व्यक्ति के बजाय समूहों पे ध्यान देने की बात फिर से आ गई। जो उदारवाद शुरू हुआ था व्यक्तिवाद के लिए कि व्यक्ति ही सब कुछ है, लेकिन अकेले व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है और कलेक्टिव ही अस्तित्व होता है व्यक्ति का। और क्योंकि आप अकेले जी नहीं सकते, तो अगर हमको बोले कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाकी लोग आपकी से मतलब रख रहे हैं क्योंकि आप आराम से सो रहे हैं, क्योंकि हम नहीं तो हमको भी अगर कोई मतलब नहीं हो तो हम रात में 10 बजे से म्यूज़िक बजाना शुरू करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो हम ये केयर कर रहे हैं कि रात में सोने का टाइम है तो आप आराम से सो पाएँ। या फिर अगर हम वहाँ पे खड़े हैं या किसी बाज़ार में हैं आप या किसी भीड़ भाड़ वाले प्लेस में हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि अभी कोई हमसे यहाँ से लूटपाट नहीं होगी। तो डायरेक्टली आप तो नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी हमारे प्रेजेंस से आपको सिक्योरिटी मिल रही है। तो ये क्या है, इसमें समूह के बिना आपका अस्तित्व नहीं है। चाहे वो बचपन में हो, चाहे आप छोटे हों, तो भी आपको समूह किसी, ऐसा नहीं कि आपको किसी ने नहीं पाला है। चाहे आप स्कूल में हो तो आपके टीचर या जो वहाँ का स्टाफ है उसने भी केयर की, तभी तो आप आगे बढ़े। नहीं तो कहता है भाई को मेरा काम पढ़ाना है, उसके बाद आप जाइए जहाँ भी जाइए। तो वो सारी चीज़ें कह रहे हैं कि मॉडर्न जो व्यक्तिवाद है वो कहता है समूह पे ध्यान देता है। आगे बढ़ जाते हैं, 134 के बाद 135 पे आते हैं। आधुनिक व्यक्तिपरक देश को मानते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि आधुनिक जो मॉडर्न इंडिविजुअलिस्ट हैं वो क्या मानते हैं कि ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, इंडिस्पेंसिबल है, अनिवार्य है, वन ऑफ मैनी ग्रुप्स, बहुत समूहों में से एक है, सुपरफ्लस, फालतू है। तो अभी हमने बात की कि वो कहते हैं ग्रुप को मानते हैं कि आधुनिक जो उदारवादी या व्यक्तिवादी है वो कहते हैं हमारा अस्तित्व तभी है जब राज्य होगा, अदरवाइज कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो अनिवार्य मानते हैं कि राज्य के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप बोलिए कि किसी स्टेट के ना हो, आपके पास, आप किसी दूसरी जगह चले जाए, लेकिन दूसरी जगह वो पासपोर्ट मांगेंगे तो कैसे आपको देंगे? बिना पासपोर्ट के आप कैसे, कोई देश लेगा ही नहीं आपको। तो आज के समय आपका अस्तित्व ही नहीं है कि आप भारत में हैं, आप बोले कि हमको भारत पसंद नहीं है, आप चले जाइए, तो भी दिक्कत है। वो पासपोर्ट के बिना कोई दूसरा कंट्री नहीं लेगा। तो इसलिए आप ये ज़रूरी है कि अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 136 देख लेते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूटिलिटेरियनिज्म विच इज अनदर थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। उपयोगितावाद जो उदारवाद का एक और सिद्धांत है, उसका संबंध किस नाम से है? ये हमने आपको पहले भी बताया, लगातार बताते रहते हैं। हेगल, बेंथम, लॉक, ग्रीन। कौन है हेगल, बेंथम, लॉक, ग्रीन में से कौन होगा? बेंथम, जर्मी बेंथम। इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म या उदारवाद, इसका स्लोगन क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही इसका नारा है। आगे बढ़ते हैं, 37 देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर वॉज एडवोकेटेड बाई, हमने बता ही दिया, अत्यधिक संख्याओं का अत्यधिक हित। ये सिद्धांत किसका है? आदर्शवादी का, व्यक्तिवादी, उपयोगितावादी, मार्क्सवादी। अभी हमने बात ही कर ली। यूटिलिटेरियनिज्म का है, उपयोगितावादियों का है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, जर्मी बेंथम का है।
और इसी को सुधारते हैं J.S. मिल। आगे बढ़ते हैं, 138 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिविजुअलिज्म इज ऑल्सो नोन एज, व्यक्तिवाद को दूसरा शब्द में क्या कहेंगे? आदर्शवाद, श्रमिक संघवाद, हस्तक्षेप, सामूहिकवाद, आइडियलिज्म, सिंडिकलिज्म, लेसस-फेयर, कलेक्टिविज्म। तो हमने बात की थी कि लेसस-फेयर कहते हैं इंग्लिश में, यह हस्तक्षेप की नीति जो है वो है व्यक्तिवाद का कि हस्तक्षेप, सरकार या राज्य या कोई भी संस्था हस्तक्षेप नहीं करेगी। कि मान लीजिए हम किसी धर्म के हैं तो हम उस धर्म को फॉलो करें या ना करें, कोई समाज नहीं बोलेगा कि आपको ये करना ही पड़ेगा। आप किसी खास धर्म के हैं तो आपकी ये व्यक्तिगत चॉइस है, आप उसको माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल कि आप किसी को परेशान ना करें या दूसरों को बोले कि आप नहीं कीजिए, तब वो दिक्कत है। 39 पे पहुँचता, 139 पे, हु कॉइन्ड द टर्म पोस्ट कॉर्न। अब ये तो बहुत पॉपुलर है, बहुत क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है और सबसे सिंपल क्वेश्चन में से एक है, किसने पोस्ट कॉर्न का शब्द का इस्तेमाल किया? तो ये है J.D. मिलेट, पिफनर, लूथर गुलिक, L.D. वाइट। J.D. मिलेट, पिफनर, लूथर। तो इसका सही आंसर सबको मालूम है, लूथर गुलिक। और लूथर गुलिक विथ जो है किसके साथ? लिंडल उर्विक के साथ मिलके ये आइडिया देते हैं, जो हेनरी फ्यूल का आइडिया 14 प्रिंसिपल थे उसी से मिला के ये नया चीज़ लाते हैं पोस्ट कॉर्न, जिसका अगर एक्रोनिम देखा जाए तो इसका आइडिया क्या है कि प्लानिंग, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, फिर से क्या आ गया CO जो होगा ये एक ही है, कोऑर्डिनेटिंग, और इसी तरह से इसके बाद क्या होगा R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। ये माना जा रहा है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी संस्था में ये चीज़ होना ज़रूरी है। अगर इस तरह से काम करेंगे तो सक्सेसफुल हो, काम चलेगा। ये साइंटिफिक थ्योरी मानते थे। और इसमें पूछे कितने फैक्टर हो गए, तो यहाँ गिनेंगे तो 8 आएंगे, लेकिन CO 1 है तो कितने आएंगे? 7 फैक्टर हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो 1937 में ये आइडिया देते हैं उर्विक और गुलिक। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे। द मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म अरोजेज एज द रिएक्शन अगेंस्ट, आधुनिक व्यक्तिवाद इसके सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में आया। किसके? पूछा जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा सामूहिकवाद था उसके, फासिस्ट के अगेंस्ट में, व्यक्तिवाद आज़ादी के दुरुपयोग में, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो अभी कहाँ पे हमने देखा सबसे पहले आता है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में क्या होता था, सामूहिक जो चर्च था इसकी वजह से, और वो सामूहिकतावाद बहुत ज़्यादा था कि आप कुछ नया अलग नहीं कर सकते, जो समाज में चला आ रहा है वही करना है, क्योंकि इसमें इज्जत है, इसमें बेइज्जती है। अगर आप चर्च नहीं जाते हैं तो आपकी बेइज्जती होती है, मतलब आप गलत आदमी हैं, चर्च जाते हैं तो अच्छे आदमी हैं, भले आप कुछ भी क्राइम कर रहे हैं वो अलग बात है। तो इस सब चीज़ों का की वजह से इसके रिएक्शन में आए। तो ये पहले ही आ गया था, फासिज्म तो बहुत बाद में आता है, तो इसलिए इसके रिएक्शन में नहीं हो सकता। तीव्र सामूहिकतावाद जो एक्सट्रीम कलेक्टिविज्म है, अत्यधिक, तीव्र की जगह यहाँ पर अत्यधिक होना चाहिए, अत्यधिक सामूहिकतावाद जो है उसके रिएक्शन में आता है। तो यहाँ पे हमारा जो आज का टेस्ट सीरीज़ था वो ख़त्म होता है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, या ईमेल आईडी हमारा जो thecapitalstudy20@gmail.com है, उस पर आप हमको ईमेल कर सकते हैं अगर आपको PDF या इससे रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए। तो एक क्विक रिवीजन जो हमने पिछले क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमने प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि प्रेशर ग्रुप का सबसे पहले उद्भव या ओरिजिनेट कहाँ होते हैं? USA में। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्या होती, क्यों बनती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़? तो कॉमन इंटरेस्ट है। गरीबों को कैसे मदद कर सकते हैं? वो जो उनको इलेक्शन फंड देके। इसके अलावा जो पॉलिटिकल जो प्रेशर ग्रुप हैं वो किस पे दबाव बना सकते हैं? वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी सभी पे दबाव बना सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन किन चीज़ों से
बनता है, जनरल एग्रीमेंट से, रैशनल उसके पीछे होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, समाज कल्याण का आइडिया होना चाहिए, तभी उसको हम पब्लिक ओपिनियन मानेंगे। सभी जो लाइफ का एक्सपेक्ट है उसकी तरफ होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, उस कोई ओपिनियन इम्पोज ना किया, ज़बरदस्ती ना थोपा जाए वो ओपिनियन, तो तभी मानेंगे हम उसको पब्लिक ओपिनियन है। नेगेटिव ना हो, ना ही डिस्ट्रक्टिव हो, नकारात्मक ना हो, तब हम पब्लिक ओपिनियन मानेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हो उसके अंदर, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में ना हो, तब हम पब्लिक ओपिनियन मांगेंगे। तो रियल जो है ये सारी चीज़ें पब्लिक ओपिनियन के बारे में थी, हमने पढ़ा था। और इसके कौन कौन सी चीज़ें पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करती हैं? एजुकेशन जो है वो करती है, प्रेस करती है, ऑनेस्ट प्रेस करेगी, साउंड पार्टी सिस्टम, एक्टिव सिटीजन हैं वो जो करेंगे कि नागरिक जो हैं अच्छे, एजुकेशन सिस्टम ने बात कर दी है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, अगर गरीबी नहीं रहेगी तो बेटर पब्लिक ओपिनियन बनेगा, क्योंकि आदमी अपने जब पेट भरा रहेगा तभी अच्छा सोच पाएगा। मोरल नैतिकता अच्छी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें जो हैं वो करती हैं। एजेंसीज़ जो हैं वो क्या है, वही सेम चीज़ है कि पब्लिक ओपिनियन कौन कौन सी एजेंसी बनाती हैं, तो प्रेस बनाती है, लेजिस्लेचर जो है, पब्लिक मीटिंग, डिबेट्स, बहस, पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, रेडियो, टीवी, ये सब है, सिनेमा, ये सारी चीज़ पब्लिक ओपिनियन बनाती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाता है, ये सारी चीज़ें बनाती हैं। इसके अलावा हमने कि बात की थी कि गलप सिस्टम की। गलप सिस्टम क्या है, तो जॉर्ज हॉरेस गलप जो थे उन्होंने पहली बार जो ये सिस्टम होता है जिसमें आजकल पब्लिक ओपिनियन पोल ये सब चीज़ होती हैं, वो उसके लिए था और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उनके प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही होते हैं, 90% टाइम गलप पोल के प्रेडिक्शन सही होते हैं, और हमारे यहाँ भी उसी को यूज़ किया था। इसीलिए हमारे जो प्रेडिक्शन जो देखेंगे कि ओपिनियन पोल या इलेक्शन के समय एग्जिट पोल आते हैं वो काफ़ी हद तक सही होते हैं। कई बार गड़बड़ होते हैं लेकिन 90% टाइम वो सही होते हैं। तो इसके अलावा हमने तो यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं कि कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। फ़ोन, मैसेज, कॉल, किसी भी तरह से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी हमारा कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से हमें तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये यूट्यूब पे हमारा फ्री जो टेस्ट सीरीज़ वो चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होता। आखिरी के कुछ दिनों में हम आपको एक मॉडल पेपर जो बनाएंगे, जो मोस्ट प्रोबेबल आने वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम निकाल के छांट के आपके लिए क्रक्स बनाएंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।